नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पे पहले हैं, अगर आप आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर आई बटन में जाके हमारी रिवीजन टाइम सीरीज को देखें, जिसके अंदर हमने इस सेशन में आ रहे सभी चैप्टर्स के बारे में बात करी है। सभी चैप्टर्स के बारे में हमने रिवीजन वीडियोस बनाई है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है दोस्तों, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उस टाइम सीरीज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके क्लास 12th हिस्ट्री पेपर के अंदर आता है, जो कि आपके पेपर में अराउंड 15 मार्क्स होल्ड करता है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है और ये आपको डिफाइन कर पाएगा कि आपके हाथों में 15 मार्क्स तो पहले से ही है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ लिया तो आप ये समझिए कि 80 में से 15 मार्क्स आपके हाथों में है। आप उनको आराम से बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन स्कोर करने से पहले टॉपिक को समझना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आपने नोटिस किया होगा कि क्लास 12th हिस्ट्री के पेपर में आने वाला एक मेजर टॉपिक है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के अराउंड 3 क्वेश्चन आते हैं और पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का होता है, तो मतलब कि इन टोटल वो 15 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स होल्ड करने वाले ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिखने में बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको समझने वाला ही आसानी से इनको सॉल्व कर पाएगा। तो बेसिकली अगर हम धीरे धीरे बात करते हैं कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, तो पहले मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है वैसे ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही एक पैराग्राफ आएगा जिसको हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स दिया जाता है आपको, मतलब एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी में से आंसर निकाल के आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ। लेकिन आप देखोगे टाइप ऑफ सोर्सेस, जो सोर्सेस होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप के बारे में अगर बात करें तो आपको इमेज दिख रही होगी। ये सिमिलर इमेज की तरह से ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो सोर्स है वो इसी तरीके के सोर्स में होगा। आपने देखा होगा कि जब आप चैप्टर को स्टडी करते हो तो आपको हर एक चैप्टर में अलग अलग सोर्स दिखाई देते हैं, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3। ठीक है, तो ये इसी तरीके के आपके सोर्सेज होते हैं जो बुक में आपको पहले से दिए गए हैं। आप उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के अगर सोर्स के बारे में बात करें, दूसरे टाइप के सोर्स होते हैं जो कि आपको अभी इमेज में दिख रहा है, जो आपका मटेरियल होता है, जो आपका कंटेंट होता है। ठीक है, जो बुक में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, या हम कहें टॉपिक्स, उन्हीं में से आपके पैराग्राफ या आपके सोर्सेज को फॉर्म कर दिया जाता है और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सोर्स, ये आप कह लीजिए बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, बहुत ही कम पूछे जाते हैं ऐसे सोर्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर इस टाइप के सोर्स होते हैं जो कि आपके किसी फ्रेशर बुक में से ले लिए या फिर आपके और किसी बुक में से ले लिए, जो कि आपको आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन इसको अलग रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है। बेसिकली 2 ही टाइप के रखे जाएंगे, या तो आपको दिखाई दिए थे कि जैसे सोर्स 1, सोर्स 2 आपके बुक में है, आप उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो पहले से ही, और दूसरे जो कि आपके मटेरियल में से, कंटेंट में से ही बना के दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन की अगर लेवल की बात करें कि हार्ड कितने होते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। आप देखोगे 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक एक पैराग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और उसमें 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मार्किंग आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी 1, 1, 1 एंड 2 हो सकती है। ठीक है, वहीं पे आपकी कह लीजिए 2, 2 एंड 1 भी हो सकती है, वहीं पे 2.5 एंड 2.5 भी हो सकती है। तो मतलब कि 2 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं एक पैराग्राफ में। आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आपको आंसर करना पड़ता है। ठीक है, अब आंसर कैसे करें, या हम कहें जो आंसर है वो हम कहां से लिख पाएंगे। तो देखोगे यहाँ पर भी जैसे हमने टाइप ऑफ सोर्सेज के बारे में बात करी थी कि एक सोर्स आपके बुक में मौजूद है जिसको आप सोर्स 1, सोर्स 2 करके देखते हो, समझते हो, और दूसरा आपका कंटेंट में से है। तो ये जो पहला वाला सोर्स है ना, जो आपको दिख रहा है, जो आप समझ सकते हो, इसके आंसर विद इन होते हैं।
मतलब कि विद इन द पैराग्राफ ही इसके आंसर मिल जाएंगे। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के सोर्सेज में जो कि आपको विद इन मिल जाएंगे। ठीक है, कि आप पैराग्राफ पढ़ोगे और उसी में से आंसर मिलेंगे और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको आउटसाइड द पैराग्राफ या आउटसाइड द सोर्स के बारे में जानना पड़ता है। मतलब कि कुछ आंसर ऐसे होंगे जो विद इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ोगे समझोगे उसी में मिल जाएंगे, और कुछ आंसर ऐसे होंगे जो कि आपको बाहर से, बाहर के मतलब है कि एनसीईआरटी पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर विद इन भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। विद इन वाले बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, विद इन आंसर बहुत ही आसानी से और जल्दी मिल जाता है। आउटसाइड वाले में एक स्टूडेंट को बुक पता होनी चाहिए, चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, वहां की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब वे ऑफ राइटिंग, अगर मेरे अकॉर्डिंगली हम बात करें कि किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए, अच्छे स्कोर पाने के लिए किस तरीके से हमारा आंसर होना चाहिए, तो पहली चीज तो देख लो, नो सिंगल लाइन ऑफ आंसर्स। कभी भी अपने आंसर को एक लाइन में लिख के मत छोड़ देना। ठीक है, एक लाइन में या एक वर्ड में। जैसे कि अगर क्वेश्चन है कि हु वर देवरमपैया, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग लिख के मत छोड़ देना, पूरा उसको कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल ऐड करने की कोशिश करो। दूसरी चीज कंप्लीट सेंटेंस, दूसरी चीज भी यही है कि कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करो, ऐसा ना लगे कि आधा अधूरा लिखा गया है। ठीक है, पैराग्राफ में से लो। आप ये देखोगे कि सीबीएसई या जो ऑफिशियल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इतने ज्यादा पागल नहीं है कि वो आपको सोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आंसर भी उसके अंदर है, और आपको सिर्फ इतना काम देंगे कि उसमें से निकाल के अपने पेपर में लिख लो। ठीक है, इतना कोई भी नहीं होता। आप देखोगे आपको वहां पे आंसर फॉर्म करना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ आपको हिंट दिया जाएगा, उसको सोर्स को एज अ हिंट लेके चलना है कि यहाँ पे सिर्फ हमको हिंट दिया जा रहा है और इससे अब हमको अपना कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन में नहीं होना चाहिए, सिंगल वर्डिंग्स में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करना, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जितना मार्क्स हो उसी के अकॉर्डिंगली बेस करना। जैसे कि अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसके अंदर करीब करीब 2.5 या 3 लाइन, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखना। अगर 1 मार्क्स का है तो वहीं पे आपके 1.5 या 2 या 2.5, इससे ज्यादा मत लिखना। मतलब कि जितने मार्क्स हो उसी के अकॉर्डिंगली लिखना। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनर को पता रहे कि इसको इतनी सेंस है कि इस आंसर में, इस नंबरिंग में कितना मटेरियल आना चाहिए और आपका ज्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो जाती है सभी को। साथ ही साथ आंसर फॉर्मेशन, आंसर को अच्छे से फॉर्म करना, अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव बनाना, ताकि एग्जामिनर देख के समझे और उसको अच्छा लगे। एक भी ऐसी कमी मत रखना अपने आंसर में जो जहां पे आपका एग्जामिनर आधा नंबर भी काट ले। अपने आंसर को इतने अच्छे तरीके से फॉर्म करना, इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बनाना कि आपका एग्जामिनर आधा नंबर भी ना काट पाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें टिप्स, मास्टर टिप्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या टिप्स मैं दे सकता हूं आपको जिससे आप अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को ऐसा कर लो कि 15 में से 15 नंबर आए, एक भी नंबर इधर उधर ना जा पाए। ठीक है, तो पहली चीज, पैराग्राफ को पढ़ो 2 बारी, 2 बारी पढ़ना पैराग्राफ को, कम से कम भी 2 बारी। ठीक है, अगर ज्यादा है तो 3 बार पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 2 बारी जरूर पढ़ना। 2 बारी पढ़ोगे ना तो आंसर अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, पहली बार पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, और फिर जब दोबारी बार आप पढ़ोगे पैराग्राफ को तो पता लग जाएगा ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है, और वहीं पे आप उसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, और बी अटेंटिव, जब पैराग्राफ पढ़ रहे हो या जब आंसर लिख रहे हो या आंसर ढूंढ रहे हो तो अटेंटिव रहो। ऐसा नहीं है कि दिमाग इधर उधर घूम रहा है, कुछ और सोच रहे हो, दोस्त की बातों में सुन रहे हो, दोस्त को हेल्प कर रहे हो, वहां पे आपको अटेंटिव रहना है। कोई भी आंसर लिखते हुए, यहाँ पे सिर्फ सोर्स बेस बारे में ही है, सोर्स बेस में तो और ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, लेकिन अगर सिंपल आंसर भी लिख रहे हो तो वहां पे भी अटेंटिव रहो। ठीक है, क्योंकि अटेंटिवनेस होते ही दिमाग क्या होता है कि इधर उधर चला जाता है और आपका जो आंसर फॉर्मेशन है वो गलत हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो मैं बता सकता हूँ, रिवाइज बुक। बुक रिवाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि आपके विद इन और आउटसाइड द आंसर होते हैं। विद इन वालों में तो चलो आप चला लोगे, आपको पैराग्राफ के अंदर से मिल गया, आप उसको ढूंढ लोगे, समझ लोगे। आउटसाइड वाले के लिए आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि कहां से आया है, कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है, इसका आंसर क्या है, या जो टॉपिक था जो चैप्टर में बता रहा था वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी से रिलेट करके लिखना पड़ेगा आंसर। इसीलिए बुक को रिवाइज करो, चैप्टर्स को, चैप्टर्स के टॉपिक्स को अपने पॉइंट पे रखो, और अगर डिफिकल्टी होती है तो ऊपर आई बटन में जाके आपको एक
लिंक मिलेगा माइंड मैप सीरीज का, वहां पे जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। हमने सभी चैप्टर्स के बारे में बात करी हुई है कि सभी चैप्टर्स को अपने माइंड मैप सीरीज में हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे अपने चैप्टर्स को अपने टिप्स पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और चैप्टर को, बुक्स को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, तभी आप इस तरीके के आंसर जो कि बाहर से मिलते हैं उनको अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि ये जो विदिन वाले हैं ना, विदिन वाले में भी 1-1.5 लाइन तो अपने आप को बुक से ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो सोर्स बेस के अंदर आंसर मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा वो हिंट है, हिंट में आपको पूरा आंसर नहीं बताएंगे, छोटा सा हिंट दे देंगे और उसी हिंट को समझते हुए आपको बुक में जो मटेरियल दिया हुआ है ना उसी को देख के, उसी को समझ के लिखना पड़ेगा। अब आप एक बात समझते हो कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही आपके पास ना ही हमारे पास, ठीक है, पेपर आने वाले हैं, तो ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि हर एक चैप्टर के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को समझे, अलग अलग चैप्टर्स के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक आध एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं। टाइप 1 जो कि आपके सोर्स हैं, आपके पर्टिकुलर सोर्स जिसमें से आपको पैराग्राफ मिल जाएगा और उसी पैराग्राफ में से आंसर मिलेगा। यहाँ पे सामने आपकी इमेज आ गई होगी, आपको मार्क करे हुए दिखा रहे होंगे 2 आंसर। ठीक है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन है और उन 2 क्वेश्चन के आंसर मार्क्स है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, आंसर दिख रहा होगा, 2 अलग कलर पेन से मार्क्ड है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर आंसर है, भले ही विद इन द पैराग्राफ है ये तो हमने मान लिया, लेकिन पर्टिकुलर आंसर है, उसको फॉर्म करना पड़ेगा, कंप्लीट सेंटेंस के अंदर लाना पड़ेगा। और वो आपका काम है कि आप उसको कैसे कंप्लीट सेंटेंस में लाते हो। जो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है वो ये है कि आपके आंसर विद इन द पैराग्राफ इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, और अभी जो दूसरा टाइप है जहां पे आपको आउटसाइड द पैराग्राफ मिलते हैं। ठीक है, आउटसाइड द पैराग्राफ आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ आ गया होगा, दूसरे पैराग्राफ आपके सामने है, नीचे पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, आप ढूंढ सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे इसके आंसर मिल जाए पैराग्राफ में इसके आंसर नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के आप एक आधी लाइन लिख लोगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपको उस चैप्टर के टॉपिक को पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या बात कर रहा था, किसके रिगार्डिंग बात कर रहा था। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जांपल दिए हैं, इसी तरीके के आपके पैराग्राफ्स आते हैं, या तो आपके उन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में से आ जाएगा जो बुक में मेंशन है, या फिर आपके मटेरियल में से बना दिया जाएगा। और आंसर 2 ही तरीके के हैं, या तो पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा या फिर पैराग्राफ के बाहर ढूंढना पड़ेगा, जो कि हम बुक को रिवाइज करके कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से आप कह लीजिए यूज कर पाओगे, उनको लिख पाओगे। एक पर्टिकुलर चीज जो मैं कहना चाहूंगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो ये है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता। मैं भले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पाओगे, या मैं ये गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से फुल मार्क्स अटेन करने के लिए क्या जरूरत है, प्रैक्टिस करना। जितने टाइम में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स को अपने हाथों में ले पाओगे। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप 15 में से 15 मार्क्स ले पाओ, एक भी मार्क्स छूटने ना पाए। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके रिगार्डिंग एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जहां पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।